प्यारे मित्रों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल हमने उसके परिचय को जाना था और आज हम प्रमुख आधुनिक विचारधाराओं को जानेंगे। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है जिस पे हम प्रमुख आधुनिक विचारधाराओं पे बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन में जो कुछ प्रमुख विचार हैं जिन पे कि भारतीय राजनीतिज्ञों ने विचार किए हैं या भारतीय समाज सुधारकों ने विचार किए हैं, उसमें सबसे पहला है भारतीय समाज की कुरीतियों में सुधार। आप जानते हैं कि भारत में धीरे धीरे कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, जैसे कि बाल विवाह, विधवा का पुनर्विवाह न हो पाना, सती प्रथा, इस प्रकार की बहुत सारी सामाजिक बुराइयां और धार्मिक बुराइयां भारतीय समाज में आ गई थी। तो इनमें सुधार करने का प्रयास सबसे पहले चिंतकों ने इन पे ही चिंतन किया है। पहला धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। न केवल धर्म में सुधार की बात की गई, बल्कि समाज में भी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, या कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में आ गई है, इन पर भारतीय चिंतकों ने विचार किया। ऐसे चिंतकों में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट प्रमुख रहे, और इनको ही भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत की श्रेणी रखी गई या अग्रदूत माना गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रणी या अग्रदूत कौन कौन है, तो वैसे सीधे सीधे राजा राम मोहन राय को माना जाता है, पर इनको भी अगर ऑप्शंस में आते हैं कि इनमें से कौन कौन है, तो इन चारों लोगों को भारतीय पुनर्जागरण के अग्रणी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज एवं हिंदू धर्म में प्रवेश करके उनमें सुधार किया गया। सीधी सी बात है, भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था थी और जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी, उनमें जो सुधार किए जा सकते थे, उन सुधारों पर भारतीय चिंतकों ने विचार किए। समाज सुधार के साथ साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों को प्रकट किया। तो सामाजिक, धार्मिक और उसके साथ साथ राजनीतिक सुधार कैसे, क्या क्या देश में हो सकते हैं, उन राजनीतिक सुधारों पर भी भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने बात की। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुधार एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए धार्मिक सुधार अनिवार्य। यानी कि जो विचारक हैं उन्होंने माना कि अगर हमको समाज में सुधार करना है या फिर राजनीतिक आधुनिकीकरण करना है, राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ होता है कि जो लेटेस्ट से नई राजनीति या नया से नया, जैसे वर्तमान में प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, या उस प्रजातंत्र लोकतंत्र में भी कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सके, तो ऐसे आधुनिकीकरण हमको करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो धार्मिक सुधार है उसको अनिवार्य रूप से करना होगा। इन्होंने ईश्वरीय प्रकटीकरण, जादू टोने, वृक्षों की पूजा, इहलोक से ज्यादा परलोक में विश्वास, विधवा विवाह पर रोक, जाति प्रथा, जबरन बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया। उनकी तार्किक व्याख्या पर बल दिया। आखिर जब जो भी ये व्यवस्थाएं हैं, इनमें वैज्ञानिक तर्क क्या है, क्यों इन चीज़ों को हम वैज्ञानिक माने या क्यों इनको हम छोड़े, उसके वैज्ञानिक तर्क दिए और इनको गलत बताया। तो इस प्रकार के सामाजिक सुधार पर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने विचार किए। दूसरा है उदारवादियों से संबंधित। आप जानते हैं कि भारत में दो प्रकार की विचारधारा थी, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो उदारवादी जो विचारधारा थी उसमें महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त और श्रीनिवास शास्त्री जैसे प्रमुख विचारक उदारवादी विचारक माने गए, और इन्होंने उदारवाद पर बल दिया। उदारवाद का सीधा सीधा अर्थ है कि जो ब्रिटिश जो शासन भारत में था उसको कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए हितकर मानते थे, और उनसे दया याचिका के आधार पर या एप्लीकेशंस के आधार पर वो मानते थे कि अंग्रेज भारत को छोड़ चले जाएंगे
और अंग्रेज भारत के हित में कार्य करेंगे। ऐसे विचारकों को उदारवादी विचारक या उदारवादी कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा से भारत में नया बौद्धिक वर्ग उदारवादियों के रूप में पैदा हुआ। अंग्रेजी शिक्षा से भारत में नया बौद्धिक वर्ग उदारवादियों के रूप में पैदा हुआ, क्योंकि ये अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी, या तो यहाँ अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की थी, और वैसे तो मैक्सिमम लोग ब्रिटेन में जाकर अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके आए थे। तो वो अंग्रेजों को अपना हितकर मानते थे कि अंग्रेज सचमुच में भी भारत का विकास कर रहे हैं, और अगर अंग्रेज ना होते तो भारत जो जिस अवस्था पर है उस अवस्था पर कभी हो ही नहीं सकता था। भारत अपनी प्राचीन विचारधारा में खोया रहता, ऐसा इनका मानना था। तो इस प्रकार के विचारकों ने भी जन्म लिया, जिससे भारत में पश्चिमी विचार जैसे उदारवाद, तर्कवाद, प्रजातंत्र, व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता, राज्य, नागरिक समाज, कानून के समक्ष समानता, प्रभुसत्ता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, कल्याणकारी राज्य, मूल अधिकार, संविधानवाद, धर्म एवं राजनीति के पृथकीकरण, यानी कि धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग किया जाए, धार्मिक कार्य अलग व्यक्ति करे और राजनीतिक कार्य अलग करे, इसी को बोलते हैं धर्म एवं राजनीति के पृथकीकरण। और आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति के प्रति रुचि पैदा की, यानी कि इन लोगों ने क्या किया, इसके माध्यम से इन नए विचारों को, जो कि भारतीय विचार नहीं थे, पाश्चात्य विचार थे, इनसे लोगों को परिचित कराया। इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षित वर्ग ने इन्हीं विचारों को अपने चिंतन का आधार बनाया। तो जो अंग्रेजी से ब्रिटेन से शिक्षा ग्रहण करके आए भारतीय अंग्रेज, यानी कि भारतीय किंतु ब्रिटेन से शिक्षा ग्रहण करके आए, उन्होंने इन चिंतनों, जो ये बिंदु हैं, जो ये विचार है, इनको अपने चिंतन का आधार बताया। इस वर्ग ने ब्रिटिश शासन की प्रकृति एवं उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इन्होंने जो ब्रिटिश शासन हो रहा था उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए, कि आप प्रश्न चिन्ह इस प्रकार से नहीं लगाए कि आप बिल्कुल भारत में के लिए बिल्कुल सही नहीं है। प्रश्न चिन्ह इस प्रकार से लगाए कि अगर उनको लगता था कि ये कार्य ब्रिटेन गलत कर रहा है तो उस पर वो आपत्ति दर्ज करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए और आर्थिक अधिनीकरण की नीति पर विशेष रूप से प्रहार किया। उन्होंने ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था थी भारत के लिए उसे अच्छा माना। उन्होंने ब्रिटेन का शासन भारत में अच्छा माना, किंतु ब्रिटेन की जो आर्थिक नीति थी भारत के लिए, जो ब्रिटेन यहाँ के कच्चे माल को ब्रिटेन में पहुंचाकर और वहाँ से पक्का माल तैयार करके भारत को ही बेच रहा था, इस नीति पर उन्होंने कुठाराघात किया। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो ब्रिटेन का शासन है उसे उचित माना, किंतु ब्रिटेन जो भारत के संसाधनों का दोहन कर रहा था उसको कहीं ना कहीं गलत माना। दादा भाई नौरोजी ने निष्कासन सिद्धांत एवं आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक शोषण की नीति पर प्रहार किया। यानी कि ये दो पुस्तकें आप याद रखिएगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और दादा भाई नौरोजी का निष्कासन सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक और बहुत ही महत्वपूर्ण दादा भाई नौरोजी का निष्कासन सिद्धांत है। जब हम दादा भाई नौरोजी पे बात करेंगे तो उस निष्कासन सिद्धांत को बिल्कुल ब्रीफली बताएंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। पर निष्कासन सिद्धांत थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो भारत से ब्रिटेन को या यूरोप को हमारे संसाधन जो गए, उसका जो मूल्य था वह कितना था, निष्कासन सिद्धांत में यही बात बताई थी दादा भाई नौरोजी ने कि कितने करोड़ों का, अरबों का जो यहाँ से संसाधन है ब्रिटेन बाहर ले गया है पिछले कुछ वर्षों में। तो निष्कासन सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट किया कि उसने कहीं ना कहीं भारत को बहुत अधिक गरीब बना दिया है, और इसके कारण जो ब्रिटेन भारत के उपनिवेश बनाते हुए उसका आर्थिक दोहन कर रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, यह दादा भाई नौरोजी ने बताने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी ने कहा था
कि भारत में लाखों लोगों के लिए जीवन का अर्थ है भूखे रहना या एक वक्त की रूखी सूखी रोटी अथवा अकाल या महामारी। यानी कि भारत में लोग ब्रिटिश शासन में कहीं ना कहीं भूखे रहना उन्होंने अपने जीवन का सिद्धांत मान लिया है कि भूखा रहना आम बात है, या एक वक्त की रोटी मिल जाए वो उसी में उसको अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। और अकाल आना महामारी आना इसको भारत ने क्या है अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है ब्रिटिश शासन में। यानी कि कहीं ना कहीं है तो ये गलत, किंतु भारतीय इसके क्या हो गए हैं आदी हो गए हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उनके निष्कासन सिद्धांत को बाद में आने वाले कई नेताओं ने स्वीकार किया, जैसे गांधी, मार्क्सवादी एवं क्रांतिकारी नेताओं ने। चाहे गांधी हो, चाहे जितने भी भारतीय मार्क्सवादी नेता थे और जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, सभी ने दादा भाई नौरोजी के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया और माना कि हाँ, ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय आर्थिक संसाधनों को काफी हानि हुई है। उदारवादी विचारों ने उपनिवेशवाद की आर्थिक आधारों पर आलोचना की, लेकिन कभी उनसे संबंध विच्छेद नहीं किया। उदारवादी विचारकों ने उपनिवेशवाद की सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर आलोचना की, उसके यानी कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की उन्होंने कभी आलोचना नहीं की। और ब्रिटेन को यहाँ से जाने के लिए क्या है उन्होंने सही नहीं माना, उन्होंने माना कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए उचित है। तीसरा है उग्रवाद, उग्रवादी विचार। तो उग्रवाद से संबंधित विचार यानी कि जो ब्रिटिश शासन को कहीं ना कहीं भारत के लिए गलत मानते थे और उन्हें यहाँ से भगाने के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए तैयार थे, ऐसे विचारकों को उग्रवादी विचारक या उग्रवादी नेता कहा जा सकता है। यह विचारधारा अधिक आक्रमण और उग्र थी। ऐसे सिद्धांतों का सहारा लिया जो मैजनी जैसे यूरोपीय राष्ट्रवादियों से प्रेरित थे। मैजनी एक उग्रवादी नेता है यूरोप के, जिन्होंने कि यूरोपीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हिंसा के पुजारी थे, हिंसा को उचित मानते थे। तो ऐसे राष्ट्रवादियों से प्रेरित भारतीय उग्रवादी विचारक थे और साथ ही भारतीय परंपरा से भी जुड़े हुए थे। यानी कि ये उग्रवादी तो थे किंतु भारतीय परंपरा को स्वीकार करते थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बीसी पॉल एवं अरविंद घोष क्या है मुख्य थे। चारों को बाल, लाल, बाल, पाल आपने सुना भी होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। ये मुख्य उग्रवादी विचारक थे। अपने लेखों में औपनिवेशिक शासन से संबंध विच्छेद और स्वशासन पर बल दिया। यानी कि ब्रिटिश शासन को इन्होंने गलत माना और कहीं ना कहीं ब्रिटिशों को यहाँ से जाने के लिए या जो शासन सत्ता है वो भारतीयों को सौंपने के लिए इनके मुख्य विचार था कि ब्रिटिश भारत को शासन सौंप दे। इनकी हिंदू धर्म पर पूर्ण आस्था थी और जो मुस्लिम धर्म वाले थे वो मुस्लिम धर्म पर, और जो हिंदू धर्म के थे हिंदू धर्म पर। मैक्सिमम इसमें हिंदू धर्म से संबंधित लोग थे, इसलिए हिंदू धर्म में पूर्ण आस्था थी। उग्रवादी विचारक आरंभिक वर्षों में इसी विचारधारा से संबंधित रहे, बाद में वो समन्वयवादी विवेकी धारा की ओर मुड़ गए। जो उग्रवादी विचारक थे पहले तो वो कट्टर उग्रवादी रहे, किंतु बाद में उन्होंने समन्वयवादी यानी कि उग्र और जो उदार विचारधारा है उसकी समन्वय और विवेकी धारा यानी कि विवेक के आधार पर, जब आपको उग्र बनना है तब आप उग्र बने, जब आपको उदार रहना है तब आप उदार बने, तो इस धारा की ओर ये लोग मुड़ गए। चौथी विचारधारा है धर्म एवं राजनीतिक के समन्वयीकरण पर आधारित। तो उदारवाद एवं उग्रवाद दोनों ही विचारधारा से जो असंतुष्ट थे या इनसे जो असंतुष्ट थे उन विचारकों ने यह माना कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद पर आधारित एकाधिकार संबंधी शासन के खात्मे के लिए कोरे राजनीतिक प्रयास अपूर्ण है। यानी कि ये लोग मानते थे कि सिर्फ राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से हम ब्रिटिश शासन को यहाँ से उखाड़ नहीं फेंक सकते हैं, हमको उसके लिए अन्य प्रयास भी करने पड़ेंगे। सांस्कृतिक आधारों का स्पष्टीकरण एवं राष्ट्रीय व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण आवश्यक है, ऐसा ये लोग मानते थे। विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व संबंधी सिद्धांत को आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ जो इस्लामी चिंतक थे जैसे सर सैयद अहमद खां जिन्ना, इन ने मुस्लिम अस्तित्व संरक्षण के विचार प्रस्तुत किए। यानी कि
जहाँ एक और उग्रवादी और उदारवादी विचारधारा थी, वहीं कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरवाद का भी हमको देखने को मिल रहा था। कुछ लोग हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग मुस्लिम जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादियों के समन्वय एवं विवेकी सामंजस्य के दर्शन होते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि हमको उग्रवादी, उदारवादी और हिंदूवादी, मुस्लिमवादी विचारधारा ही देखने को मिले, हमको राष्ट्रवादी भी देखने को मिलते हैं, जो कि विवेकी सामंजस्य। विवेकी का अर्थ है कि कब हमें हिंदूवाद का प्रचार करना है, कब मुस्लिमवाद का करना है, कब उग्रवाद का करना है। तो इस प्रकार के राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी यानी कि कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानना। मैंने आप पीछे राष्ट्रवाद पर भी और राष्ट्र निर्माण पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आपको अगर राष्ट्रवाद क्लियर नहीं है तो राष्ट्रवाद स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू इस विचारधारा के प्रमुख नेता थे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद आपको स्पष्ट होना जरूरी है, इसलिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में राष्ट्र या राष्ट्र निर्माण से संबंधित लिंक्स भी दे दूंगा, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए। और अंतिम जो विचार था वो था मानववादी, समाजवादी एवं सर्वोदयी विचार। ये विचार भी हमको देखने को मिलते हैं। सर्वोदय कहीं ना कहीं सभी का कल्याण हो, या कल्याणकारी राज्य की विचारधारा जिसे बोल सकते हैं। समाजवादी यानी कि आपने सुना होगा साम्यवादी समाजवादी, यानी कि जो भौतिक संसाधन है उसमें सभी का बराबर का हक हो, उसे वो साम्यवादी विचारधारा है। और समाजवादी कहीं ना कहीं भौतिक संसाधनों पे सरकार के आधिपत्य की बात करता है। मानववाद जो मानव को सर्वोपरि और समस्त जो संसाधन है मानव के लिए ही है और मानव से बढ़कर कुछ नहीं, जो ऐसी विचारधारा है उसको हम मानववाद कहते हैं। इनमें मानवेंद्र नाथ राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ये सभी क्या है, इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आज के वीडियो के माध्यम से आपके जो ज्ञान है उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य हुई होगी। और अगर मैं अपने इस प्रयास में सफल हुआ हूँ तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सगे संबंधी या जो इससे संबंधित आपके मित्र हैं उन्हें शेयर अवश्य करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।